अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। किसी विषय पर संक्षेप में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे लिखने के लिए शब्द सीमा निश्चित होती है, जैसे लगभग 100 से 120 शब्दों में या 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. दिए गए विषय पर गहन विचार करना चाहिए। 2. शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 3. भाषा प्रभावपूर्ण तथा सरल होनी चाहिए। 4. विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। 5. अनुच्छेद लेखन टुकड़ों में नहीं करना चाहिए, इसलिए कोई सूक्ति या कहावत या तो अनुच्छेद से पहले दें या बाद में, ताकि बंधा हुआ अनुच्छेद विभाजित न हो। 6. अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण। 1. आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य को सफलता के मार्ग पर आगे ले जाने वाली एक अद्भुत शक्ति है। यह सुखपूर्वक जीने की कला है। यही सफलता का मूल मंत्र भी है। जिसके पास आत्मविश्वास की पूंजी है, वह अपने जीवन की नौका को अपार संकटों के समुद्र के बीच खेकर भी पार कर सकता है। इसके विपरीत आत्मविश्वास की कमी मनुष्य को असफलता के मार्ग पर धकेल देती है। आत्मविश्वास के अभाव में मनुष्य में हीनता की भावना पैदा हो जाती है। हीन भावना चिंताओं को जन्म देती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को महान बना देती है। आत्मविश्वास की भावना सकारात्मक चिंतन से पैदा होती है। मन से दुर्बल विचारों को बाहर निकालकर उज्जवल और आशावादी विचारों को ग्रहण करने से आत्मविश्वास जाग उठता है और मनुष्य हर विघ्न बाधा का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसलिए हमें अपने मन में आत्मविश्वास की ज्योति सदैव जीवित रखनी चाहिए। 2. मधुर वाणी का महत्व। मीठे बोल बोलने वालों से लोग अक्सर कहते हैं, क्या शहद चाट कर आए हो? लेकिन असल में मीठे बोल शहद चाट कर नहीं बोले जाते, बल्कि ये तो स्वभाव का आईना होते हैं। मीठे सरल बोल वही बोल सकता है जो शांत प्रकृति का है, सरल और आत्मसंतोषी होता है। सदा जल्दी में रहने वाले शैतान या क्रोधी व्यक्तियों की बात ना तो साफ सुनाई देती है और ना समझ में आती है। उनके बोल किसी को भी उनकी ओर नहीं खींच पाते। मीठा बोलने वालों के 1000 मित्र होते हैं। उनके साथ रहने से, उनसे बात करने से प्रसन्नता होती है और मन में उत्साह बढ़ता है। अतः बोलो तो मीठा बोलो, तोल मोल कर बोलो। 3. समय का महत्व। जिसने समय का जितना सदुपयोग किया, उसने उतना ही लाभ कमाया। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। गया समय फिर हाथ नहीं आता। यह पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। जिस समय में आलसी पड़ा सोता रहता है, उसी समय में परिश्रमी कार्य समाप्त कर संतोष पा लेता है। हम अनेक विद्यार्थियों को यह कहते सुनते हैं कि समय नहीं था या समय नहीं मिला। वास्तव में इस धरती पर समय तो सभी के पास एक समान ही है। कोई उसका महत्व समझता है और कोई नहीं। पर मैं एक अच्छा सचेत विद्यार्थी हूँ। मैं समय को कभी नहीं खोऊंगा। पल पल का सदुपयोग करूंगा। समय सारणी बनाकर प्रत्येक कार्य को समय पर समाप्त करूंगा, ताकि मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का मौका मिले। 4. सदाचार का महत्व। सत का अर्थ है सच्चाई पर आधारित। बहुत अच्छा। आचार का अर्थ है प्रतिदिन का व्यवहार। दोनों को मिलाकर सदाचार शब्द बना है, जिसका अर्थ है ऐसा मानवीय व्यवहार जो कि सभी को अच्छा लगे, किसी को ना तो बुरा लगने वाला हो और ना ही हानि पहुंचाने वाला हो। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। उसे दूसरों के साथ मिलजुल कर आदान प्रदान करके रहना पड़ता है। इसी कारण
उसके लिए सदाचारवान होना आवश्यक है। दूसरा कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बुद्धिमान हो या मूर्ख, निर्धन हो या धनवान, वह समाज में अपने सब प्रकार के आचरण और व्यवहार से ही जाना जाता है। प्रत्येक प्राणी मान सम्मान, प्यार और अपनापन चाहता है तथा यह उसे तभी मिल सकता है जब वह दूसरों को भी वही सब दे। इस प्रकार सद्व्यवहार का आदान प्रदान ही वास्तव में सदाचार है। 5. परोपकार। परोपकार या परहित मानव जीवन का धर्म है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। इस संसार के सभी तत्व परोपकार में लगे हुए हैं। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वर्षा अपने लिए नहीं बरसती, वायु स्वयं के लिए नहीं चलती। अनेक महापुरुषों तथा साधु संतों का जीवन भी इस बात का साक्षी है कि दूसरों के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा आमटे, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के जीवन से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य को सदा परोपकार में लगे रहना चाहिए। 6. स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को भारत में सफाई के अब तक के सबसे वृहद अभियान स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। लगभग 62,000 करोड़ के व्यय वाले इस महाअभियान का सर्व प्रमुख उद्देश्य है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक पूरे देश को स्वच्छ भारत में परिवर्तित करना। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ के समीप किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आए हजारों लोगों और गणमान्य अतिथियों को अपने आप को देश के स्वच्छता अभियान में समर्पित करने की शपथ दिलाई। अपने पश्चिम बंगाल प्रवास पर रह रहे राष्ट्रपति ने वहीं से इस अभियान से जुड़कर प्रत्येक नागरिक से प्रतिवर्ष अपने 100 घंटे देश की सफाई में समर्पित करने की अपील की। स्वच्छ भारत अभियान के शहरी कार्यान्वयन के तहत कार्यक्रम को देश के 4041 नगरों में क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं सितंबर 2014 के दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित निर्मल भारत अभियान को भी स्वच्छ भारत अभियान में एकीकृत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस स्वच्छता महाअभियान के तहत कुल 62,009 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार लगभग 14,623 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। 7. परीक्षा का समय। परीक्षा नाम भयभीत करने वाला लगता है। कहावत है कि परमात्मा किसी को परीक्षा में न डाले, किंतु विद्यार्थी के लिए तो परीक्षा अनिवार्य है। वर्ष भर एक कक्षा में रहने के बाद छात्रों को परीक्षा देनी होती है, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह अगली कक्षा में जाता है। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। घर में शोर होने पर अथवा कोई अतिथि आ जाने पर तो वह झुंझला उठता है। उसका सारा ध्यान अपनी पुस्तकों की ओर लगा रहता है। कभी किसी एक विषय की पुस्तक उठाता है तो कभी दूसरे की। उसका यही प्रयास रहता है कि हर विषय की तैयारी अच्छे से हो जाए। कभी कभी उसे लगता है कि उसकी तैयारी अच्छी हो गई है, तो कभी उसे लगता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। वह रात को देर तक जागकर पढ़ता है, सुबह भी जल्दी उठकर पढ़ना चाहता है। यही नहीं, वह तो स्वप्न में भी परीक्षा दे रहा होता है। वह कभी अभ्यास पुस्तिका पर स्मरण किए गए पाठ को दोहराता है, तो कभी चल फिरकर पाठ याद करता है। उसके चेहरे पर चिंता हमेशा बनी रहती है। वह मन ही मन ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता है कि इस बार अच्छे अंकों से पास हो जाऊं। 8. देशभक्ति।
एक सच्चा देशभक्त वही है जो मन, कर्म तथा वचन से देश की सच्ची भक्ति करे। अतः इस तरह मन, कर्म तथा वचन से समर्पित होकर देश की सच्ची सेवा करने को देशभक्ति अथवा देश प्रेम कहा जाता है। हमने जिस देश की पवित्र मिट्टी में जन्म लिया है, उससे ऋण होना तो संभव नहीं है, किंतु अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखकर हम उसके ऋण को एक सीमा तक कम कर सकते हैं। सैनिक जहां अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करते हैं, वहीं खिलाड़ी खेलकर तथा अध्यापक अध्यापन करके देश की सेवा करते हैं। इस प्रकार देश का जो भी व्यक्ति अपने कार्य को देश की उन्नति के लिए समर्पण भाव से करता है, उसका वह कार्य देश प्रेम अथवा देशभक्ति का ही रूप होता है। 9. वृक्ष हमारे मित्र। हम अपने आसपास जामुन, आम, नीम तथा पीपल आदि अनेक पेड़ देखते हैं। ये सभी पेड़ हमारे वे मित्र हैं जो हमसे कुछ नहीं मांगते, पर हमें देते बहुत कुछ हैं। पेड़ों से हमें ठंडी एवं ताजी हवा, छाया तथा ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसे हम पेड़ों के बिना नहीं पा सकते। हमें पेड़ों से लकड़ी, दवाइयाँ, फल, रबड़ और अनेक उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। पेड़ हमारी धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़े रहती हैं तथा भूमि कटाव को रोकती हैं। इतना कुछ देने वाले इन पेड़ों को हम दिनों दिन कम करते जा रहे हैं। इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ रहा है। इसलिए हमें इनको काटना नहीं चाहिए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। 10. हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अपने रूप और आकार में यह आकर्षक और सुंदर पक्षी है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर के सिर पर मुकुट जैसी कलगी बनी होती है। इसकी गर्दन लंबी और नीले रंग की होती है। इसकी पूंछ भी लंबी और सुंदर होती है। इसके पंखों के ऊपर रंग बिरंगे चमकीले सुंदर चांद बने होते हैं। इन पंखों से बहुत सी सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनसे लोग अपने घर सजाते हैं। वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना सुनकर मोर मस्ती में भरकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। उस समय इसका रूप बहुत ही मनमोहक व देखने योग्य होता है। मोर खेतों के कीड़े मकोड़े खा जाता है, इसलिए किसान इसे अपना मित्र और सहायक मानते हैं। मोर सांप का शत्रु होता है। मोर सुंदरता का प्रतीक समझा जाता है। 11. दूरदर्शन। दूरदर्शन अंग्रेजी शब्द टेलीविजन का हिंदी रूपांतरण है। टेलीविजन शब्द टेली दूर और विजन दृष्टि के योग से बना है। दूरदर्शन का आविष्कार अनेक वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण संभव हुआ है। दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन के जॉन एल बेयर्ड ने 1925 में किया था, इसलिए उन्हें ही टेलीविजन का आविष्कारक कहा जाता है। भारत में दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण 15 अगस्त 1959 में हुआ था। शुरुआत में दूरदर्शन केवल अमीरों के ही मनोरंजन का साधन था, लेकिन आज दूरदर्शन का प्रवेश हर घर में हो चुका है। आज दूरदर्शन की उपयोगिता को कोई भी नहीं नकार सकता। मनोरंजन का सशक्त साधन बनकर इसने हर घर में अपनी पैठ बना ली है। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोरंजन, साहित्यिक, खेल जगत आदि क्षेत्रों में इसने अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। यह आधुनिक युग का चमत्कारी आविष्कार है। इसे केवल मनोरंजन का साधन मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आज यह जन शिक्षा का भी एक श्रेष्ठ माध्यम बन चुका है। 12. स्वास्थ्य और व्यायाम। शरीर को स्वस्थ व तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। इससे हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, रक्त का संचार बढ़ता है तथा बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं।
व्यायाम करने से शरीर हल्का हल्का रहता है, चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। कसरत करके, दौड़ लगाकर, योगासन करके तथा विभिन्न मैदानी खेलों के द्वारा हम शरीर को पुष्ट रख सकते हैं। व्यायाम के लिए सुबह का समय उत्तम होता है। विद्यार्थियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के पथ पर कदम रख ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्य को पाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। 13. राष्ट्रीय पर्व। वे पर्व जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है राष्ट्रीय पर्व कहे जाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इन पर्वों को मनाने के लिए सभी देशवासी राष्ट्रीयता की भावना से इकट्ठे होते हैं। इन पर्वों में शामिल होते समय हम सभी अपनी जाति, धर्म और भाषा आदि को भूल जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और 30 जनवरी का दिन उन सभी शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इन पर्वों को मनाते समय राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाता है तथा जनसभाओं का आयोजन किया जाता है। 14. सड़क दुर्घटना का आंखों देखा वर्णन। यद्यपि कोई आदमी नहीं चाहता है कि उसके साथ जीवन में कोई दुर्घटना हो, फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कुछ दिन पहले मैं बस से उतरकर घर की ओर जा ही रहा था कि एकाएक कोलाहल हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो सन्न रह गया। जिस बस से मैं उतरा था वह कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि सामने से आते हुए एक ऑटो से टकरा गई। ऑटो का आगे का हिस्सा बुरी तरह ध्वस्त हो गया। इधर बस में बैठी कई सवारियां घायल हो गईं। चालक को भी काफी चोट लगी। ऑटो में बैठे व्यक्ति के सिर में काफी चोट आई। वहां से खून बहे जा रहा था। आनन फानन में लोग एकत्र हो गए। बस के सभी सुरक्षित यात्री नीचे उतर आए थे। कुछ लोग घायलों को निकट के अस्पताल में ले जाने का उद्यम करने लगे। बस के ड्राइवर व कंडक्टर भी साथ गए। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। कुछ समय तक लोग बढ़ते यातायात तथा दुर्घटनाओं पर चर्चा करते रहे। फिर धीरे धीरे सभी बिखर गए। मैं भी घर चला गया। 15. मैरी कॉम। सुप्रसिद्ध भारतीय बॉक्सर MC मैरी कॉम ने 1 अक्टूबर 2014 को 17वें एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की जाइना शेकेरबेकोवा को 2-0 से पराजित किया। यह एशियाई खेलों में उनका पहला स्वर्ण पदक था। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की महिला फ्लाइटवेट श्रेणी 48 से 51 किलो में यह स्वर्ण पदक हासिल किया। उल्लेखनीय है कि मैरी कॉम 5 बार की महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियन है और इससे पहले उन्होंने 2013 के लंदन ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था। निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध शब्द नि और बंध 2 शब्दों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। किसी विषय पर सुसंबद्ध रूप से लिखी गई रचना निबंध कहलाती है। निबंध का कोई भी विषय हो सकता है। निबंध ऋतु, स्थान, घटना, यात्रा, समस्या आदि किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 2. निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। 3. निबंध के विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। 4. निबंध में प्रत्येक बात को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। 5. निबंध में थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 6. उद्धरणों, सूक्तियों, काव्य पंक्तियों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए।